दोस्तों, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की किसकी इच्छा नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि उस ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन संभव नहीं हो पाता। वो भी जब बात हो बिना सपोर्ट सिस्टम, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ना, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है हमारी इंडिया की पहली लेडी अस्मिता दोरजी जी, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, सक्सेस किए हैं और अपने साथ परिवार का और टाटा स्टील का भी नाम रोशन किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं अस्मिता दोरजी जी से और उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अस्मिता दोरजी बचपन में ही नेपाल से जमशेदपुर झारखंड में आके बसने वाली अस्मिता दोरजी आज के यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनके जीवन से काफी कुछ सीखने के लिए है। अपनी गरीबी और लाचारी से बाहर निकलते हुए आज अपने नाम को एक मुकाम हासिल कर ली है। आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी हुई है। बचपन में ही पिता का साया सर से हट गया। माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबिंग के दौरान पिता की मौत हो जाती है और जिसका डेड बॉडी आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन उन्हें साथ मिला बिचेंद्री पाल मैडम जी का। बिचेंद्री पाल मैडम ने उन्हें बचपन में जमशेदपुर में लाके बसाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए इंसिस्ट किया, प्रेरित किया और उन्हें साथ मिला बिचेंद्री पाल मैम और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का, जिनके सपोर्ट से, सहयोग से वो दो बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो पाई है, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री सपोर्ट के। ऐसी करने वाली वो भारत की पहली महिला बन चुकी है। हर एक का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल करे, लेकिन वो भी फतह बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, ये सोचना भी काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अस्मिता दोरजी अपने हिम्मत, लगन, कड़ी मेहनत से ये कर दिखाया है। उन्होंने अपने पिता का सपना साकार किया है। इसके लिए आज वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में बतौर सीनियर इंस्ट्रक्टर काम कर रही है। उनके पति वरुण जी भी आज टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ही कार्य करते हैं और इनकी शादी भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। स्पोर्ट्स के दौरान ही दोनों की मिलन होती है। वरुण जी को लगता है कि ये महिला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेगी, भविष्य में बहुत अच्छा कर सकती है और इनके लगन मेहनत को देखते हुए इनसे इम्प्रेस्ड हो रहे हैं और फिर इनको प्रपोजल देते हैं और शादी हो जाती है। काफी उतार चढ़ाव रहा, लाइफ काफी डिफिकल्ट रहा, लेकिन कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते आज ही उस मुकाम पे हासिल कर पाई है और आज अपने जैसे ही और कई बच्चों का भविष्य संवार रही है, सजा रही है। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं अस्मिता दोरजी की कहानी, उनकी ही जुबानी। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चाय सेशन में स्वागत है आपका। मैम, पहले तो ये बताइए कि आपने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। जिस दिन आपने क्लाइंब किया उस दिन आपको कैसा फील हुआ, कैसा मन में आ रहा था ख्याल सब? सबसे पहले तो टॉप पहुंच के तो मैं अपना फादर को श्रद्धांजलि देना चाह रही थी, क्योंकि मेरा फादर जो थे आंग दोरजी शेरपा, उनका भी वर्ल्ड का सेकंड टाइम उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट। तो मैं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उस हाइट पे पहुंचे और एक श्रद्धांजलि दे। तो वहां पहुंच के मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ। थोड़ी देर रुक के मैं रोई भी, क्योंकि मैंने अपने फादर का डेड बॉडी तक नहीं देखा था। अच्छा। तो हम उस टाइम काफी छोटे थे। तो उस हाइट पे पहुंच के मेरे को ये फील हुआ कि मैंने अपना फादर का सोल को टच कर दिया उस माउंट एवरेस्ट को चढ़ के। तो फिर वो जो इमोशन डे था मेरे लिए, बहुत ही एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस जगह में आप पूरा अननोन है, आप अकेले हैं, फैमिली से कोई नहीं है और साथ में उस हाइट में आप पहुंच गए हैं। तो काफी एक्साइटमेंट थी, साथ में रोना भी आया, थोड़ा आंसू भी बहे। फिर लास्ट में थोड़ा भगवान, अब सागर माथा जिसको बोलते हो, तो एक भगवान की तरफ है, तो वहाँ हमने आशीर्वाद लिया, उसको टच किया, तो कि आपने सेफली मुझे वहां पर पहुंचाया है। तो काफी खुशी का पल था हमारे लिए, और देश का जो झंडा फहराने में जो गर्व फील होती है वो और कहीं फील नहीं होगा। एक्चुअली 2022 में मेरा विदाउट ऑक्सीजन का वो था, लेकिन 100 मीटर से रह गया। हम ये नहीं बोलेंगे मेरा सक्सेस विदाउट ऑक्सीजन हुआ है, 100 मीटर से रुक गया था।
बट जहाँ तक पहुंची हूँ वो शायद वहां तक पहुंचने में मेरा काफी चैलेंज था, क्योंकि Okay. वहां तक बिना ऑक्सीजन का जाना इज वेरी वेरी टफ। Okay. काफी आपको एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका एक एक स्टेप रखना बहुत मुश्किल होता है उस एल्टीट्यूड में। कभी आपने सोचा था कि आप फर्स्ट लेडी बनेंगे, फर्स्ट वुमेन बनेंगे जो माउंट एवरेस्ट बिना सपोर्ट सिस्टम के क्लाइम कर पाओगे? ड्रीम जरूर था मेरा, अपने तरफ से मैं कोशिश पूरा कर रही थी। अब माउंटेन से आप कभी चैलेंज ले नहीं सकते, अपने से हमने चैलेंज लिया कि मैं अपने से जो भी कर सकती हूँ, मैं अपना कैपेसिटी को पुश कर रही थी, अपना पेशेंस, अपना टॉलरेंस, अपने लिमिटेशन को पुश किया मैंने। Okay. लेकिन नेचर से हम कभी कंपटीशन नहीं कर सकते। तो जहां तक पहुंची हूँ मैंने अपने पूरा 100% एफर्ट डाला है, और भगवान शायद वहीं तक का मेरे लिखा हुआ है। माउंटेन बोलता है ना, हमेशा वहीं रहता है। Okay. आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर नेचर कुछ ना कुछ आपके साथ करते कर हैं। सकता है। तो ये पॉजिटिव वे में लेके जाना ही सबसे बेटर है कि जहाँ तक आप पहुंचे उसमें सेटिस्फाइड रहे, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा कोशिश करिए, दोबारा कोशिश करिए। तो मेरा यही था। ये ख्वाब कब आया आपके मन में? आपकी जर्नी कैसे चालू हुई कि आप एक माउंटेनियर बने? एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड ही, मेरे फादर एवरेस्टर थे, माउंटेनियर थे, साथ में जिन लोगों ने मेरे हम लोग को पाला पोसा वो भी माउंटेनियर बचेंद्री पाल मैडम है। अच्छा। तो बचपन से हम लोग ये देख रहे थे, पहाड़ चढ़ना, उतरना, इधर जा रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा, अभी काफी चीजें मैडम बोलती रहती थी, मौसी बोलती रहती थी। तो बचपन में दिमाग में घुसा था, ये पहाड़ जाएंगे, वो पहाड़ जाएंगे। और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना तो हर किसी माउंटेनियर को ख्वाब रहती है, एकदम। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट, पैसे, सब चीज चाहिए। तो हम तो लकी मानते हैं कि टाटा स्टील में हम लोग है, मैडम लोग है, हेमंत गुप्ता सर है, इसलिए हमारा जो सपने थे वो सक्सेस होने किया है। और हमारा जो एमडी सर है, चाणक्य चौधरी सर, काफी सपोर्टिव थे उन्होंने। जो भी आपको गोल है उसमें अगर आपने बोल दिया तो वो लोग जरूर सक्सेस आपको हमेशा हेल्प करेंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि बचेंद्री पाल मैम ने आपका सपोर्ट किया, जी। तो आप रहने वाली कहाँ के हैं और बचेंद्री पाल मैम के कांटेक्ट में कैसे हैं, और फिर आपने ये क्लाइंबिंग कैसे किया, मतलब इसको जानना चाहेंगे। बेसिकली हम नेपाल से है, मेरा बॉर्न नेपाल है। जी। तो 1984 में मेरा फादर डेथ हुआ। क्लीनिंग एक्सपीडिशन था, नेपाल पुलिस लोगों का, पुलिस क्लीनिंग एक्सपीडिशन था एवरेस्ट का। तो डेथ होने के बाद फिर 90s में मेरा मदर डेथ हुई। कैसे डेथ हुई और क्लीनिंग के? विदाउट ऑक्सीजन वो लोग क्लैम्प कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहा था, जो सेम उसी हाइट पे जहाँ मेरा विदाउट आउटपुट गया है, उसी हाइट पे पता चला कि उन लोग का एक वहाँ पे वॉकी टॉकी से बात होती है। तो उस हाइट पे जाके वॉकी टॉकी कनेक्शन छूट गया वो लोग, शायद वहाँ पे वो लोग या किरावास में गया या ठंड से मर गया, कुछ आइडिया नहीं। तुमको बॉडी मिला? बॉडी नहीं मिला, बॉडी आज तक नहीं मिला ही नहीं। ओह माय गॉड। फिर बस उसके बाद फिर 91 में मेरा मदर का भी डेथ हो गया, क्योंकि हम लोग उस एरिया से थे जहाँ पे हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं, लाइट का फैसिलिटी नहीं, अभी तो बहुत डेवलप हो चुका है। वहाँ उस जगह से थे, तो बीमार थी, हॉस्पिटल थे ही नहीं, तो बीमार से मदर भी डेथ कर गई। फिर मौसी बचेंद्री पाल जी को पता चल गया कि वहाँ ऐसे संग दोर्जी के बच्चे लोग ऐसे रह गया, दोनों मदर फादर डेथ कर गए। फिर उन्होंने हमको इंडिया लेके आया। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होते हमारे। अच्छा, उन्होंने फिर लेके आया, फिर ऐसे पाला पोसा, हाँ सारा। तो मैम, आप जैसे बताया कि आपके फादर की डेथ ही माउंटेन पे क्लीनिंग करते या क्लाइंबिंग करते समय हुई, तो ऑलरेडी ये डेथ हो चुकी है, इसमें फिर आपने फिर ये सेम रिस्क लिया, ये कैसे? देखा, रिस्क तो जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो शायद कुछ भी चीज आपको अचीव करना मुश्किल होगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। घर में भी बैठ के बाथरूम में स्लिप हो जाएंगे आप, तो आप चलने बंद नहीं तो नहीं करेंगे, आपको चलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो सेम चीज है, अगर आपको सक्सेस करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मेरा यही था कि मेरा कम से कम मैंने रिस्क लेके वहां तक गया, अपना फादर का सोल को टच करके आया। तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन था मेरे लिए। इतना आसान तो नहीं होता एक एवरेस्ट पे चढ़ना या माउंटेनियर बनना, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना होता, और आप क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, कैसे करते थे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा 2019 में हम लोग एक विंटर एक्सपीडिशन किया था लेह लद्दाख में, स्टॉक कांड करके अल्पाइन स्टाइल में, जिसमें हेमंत गुप्ता हमारा 4-5 स्टाफ थे और लेडीज में मैं अकेले थी। तो उस टाइम से सिलेक्शन शुरू हुआ था कि भाई तुम आप जा सकते हो एवरेस्ट के लिए, आप बहुत फिट है। उसके बाद 2021 में हमने काफी प्रैक्टिस किया। उस टाइम मैंने सोचा ना कि विदाउट जाऊंगी करके, उस टाइम मेरा यही गोल था कि मैं एवरेस्ट जाऊंगी। गोल तो मैंने बाद में चेंज किया जब कोरोना आया। तो कोरोना आने के बाद जैसे हम लोग एवरेस्ट के लिए प्रिपेयर हो गए थे, प्रैक्टिस काफी किया था, लेह लद्दाख गया, इधर उधर जाके काफी प्रैक्टिस किया। फिर ठीक टाइम में कोरोना आ गया, नेपाल गवर्नमेंट ने एवरेस्ट के लिए बंद कर दिया गया। तो फिर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी और मिल गया कि मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, 1 साल और मेरे पास है, तो मैं भी अपना गोल को चेंज किया कि विदाउट ऑटो में वो करूंगी। देन उसके लिए विदाउट ऑक्सीजन जाना बहुत ही टफ है,
क्योंकि 30% से ऑक्सीजन रहता है उस हाइट पे, ओके। सी लेवल से। हाँ। तो उसके लिए आपको पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अपना लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्रीदिंग का एक्सरसाइज मैंने काफ़ी किया। लेह लद्दाख में विंटर में रह के पूरा 2-3 महीना वहाँ रह के मैंने अकेले रह के पूरा प्रैक्टिस किया है। ओके। एंड सेम चीज़ हम लोग उत्तरकाशी में हम लोग जो प्रोग्राम चलता है वहाँ पे हमारा पूरा ट्रैक रूट है। तो वहाँ पे लोग 5 डेज में टॉप जाते हैं, हम लोग एक ही दिन में जाके टच करके वापस बेस कैंप आ जाते थे, अच्छा, सेम डे में? सेम डे में। तो अपना जितना भी हो सकता है अपना पूरा पुश करते रहती थी, उससे आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा ओके। और आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप अपना बॉडी को जान पाओगे आप कितना पुश कर सकते हो। ये प्रैक्टिस किया। सेकंड हम लोगों ने, मैं रक्सैक लेके जाती थी, 30-30 40-40 केजी लोड लेके चलती थी। एंड साथ में आपका इंडोरेंस का करती थी, वेट उठा के थोड़ा प्रैक्टिस करती थी, साइकिलिंग करती थी। तो ये सारा प्रैक्टिस कंटिन्यू चलता रहा। लोग सक्सेस तो देखते हैं लेकिन उसके पीछे के मेहनत नहीं देख पाते हैं। और आप जैसे बता रहे हो कि आप इतने वेट लेके चढ़ते थे, सीजन्स वगैरह में आप ये सेम 5 डेज में जो लोड रेट करते थे आप सेम डेज में कर ले रहे थे। तो ये जो मेहनत करते समय आपको कभी ऐसा फील नहीं आया कि अरे मैं क्या मेहनत कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? कभी हार की चिंता नहीं हुई आपको? कभी कभी लग जाता है, लेकिन वहां पे हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। कभी कभी अब लगता है जब आप अकेले पड़ जाते हो, माउंटेन में अकेले है, इमोशन जरूर हो जाता है, अरे मैं क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन सेम टाइम में आपको गोल को नहीं भूलना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, आपको कभी ना फीलिंग्स आती ही है। लेकिन वहां पे आपको हमेशा नॉक करना है कि आपको गोल क्या है। सो नॉक करके फिर आपको वापस अपना एनर्जी लेवल लगाना होगा उसी हाइट के लिए, उसी एम के लिए, उसी एम के लिए लगाना होगा। और आप जैसे चढ़ रहे थे तो चढ़ते समय कभी बहुत बार एवलांस आ जाता है या कुछ वैसा दृश्य आ जाता है, आपके साथ वैसा कुछ घटना घटा जो काफी डरावना था? आप चढ़ रहे हो और आसपास वैसा सिचुएशन देखे हो कि लोग मरे पड़े हैं, ऐसा भी सुनते हैं, माउंटेनियर लोग की जान जाती है, कुछ वैसा? तो वैसा कुछ बताइए। तो 2023 का बात कर रही हूँ मैं। 2023 में ऑल ओवर द वर्ल्ड में 400 करीब लोग आए थे एवरेस्ट के लिए, जिसमें से 2 लोग तो हमारे टीम से डेथ हुआ। अरे उनका एक्चुअली, एक तो हमारे इंडियन थे, 2 हम लोग 3 टीम था, एक तो चाइनीज टीम, एक ही एजेंसी से, एक पूरा इंटरनेशनल टीम था, एक इंडियन टीम थे। तो इंडियन टीम से हम लोग 5-6 लोग थे। उसमें से एक स्वप्निल करके था, वो मुंबई पुलिस में थे, वो उसका डेथ हुआ। एक था फॉरनर कहीं बाहर का, उसका डेथ हुआ आपका हिलेरी स्टेप के थोड़ा नीचे, बालकोनी जहाँ ऑक्सीजन लोग चेंज करता है, वहां पे डेथ हुआ। 18 उनका समिट हुआ, 23rd को हमारा समिट था। जाते समय तो आपको अंधेरा में जाके टॉर्च लगा के जाना पड़ता, तो कुछ पता ही नहीं चलता। आते समय वो डेड बॉडी आपको देखने को मिला, जो कि हमारे साथ में थे वो लोग, साथ में हम लोग हंसी मजाक करते थे। उस बंदे ने तो मेरे को एक सनस्क्रीन भी दिया था, तो उस सनस्क्रीन अभी तक मैंने रखा हुआ है। तो माउंटेन में तो ये देख के डर नहीं लगा कि इसके साथ हो गया, कहीं मेरे साथ मत ऐसा घटना घट जाए? डर तो नहीं लगा, डर तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ क्या होगा, बट ये चीज जो इंसान हम लोग के साथ में थे वो नहीं है, उसको खोने का बहुत दुख हुआ। क्योंकि अगर डर के आप जाओगे, है ना, तो माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि आपको डर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, फिर आपका माइंड डाइवर्ट उसी तरफ जाएंगे, तो आप फिर गोल की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो उस डर को हटा तो के आपको इस पीरियड में कैसे मोटिवेट हो पाते थे? क्योंकि एक बहुत रिस्की होता है, जैसे आप बता रहे हो, सांस लेना। हम लोग भी पहाड़ पे कुछ ही दूर चलते हैं कि सांस लेने में डिफिकल्टी आने लगती है। आप तो उस हाइट पे गए थे, तो उस हाइट पे कभी डर लगना या कभी अपने साथियों को खो देने का डर, तो उस समय आप मोटिवेट कैसे हो पाते थे? कौन आपको मोटिवेट करता था? सबसे पहले तो मोटिवेट मैं तो मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने पाल पोस्ट की बड़ा किया है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम लोग कहीं अपना नाम रोशन करें, उनका भी, टाटा स्टील का भी। सेकंड चीज, मेरा घर वाले जो है, मेरा हस्बैंड है वरुण, एंड मेरा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पूरा मेरा पीछे लगे हुए थे वो लोग कि भाई आप कुछ कर लो, कुछ हो जाए, हमेशा प्रार्थना करते थे। ये सब चीज आप जब चढ़ते चढ़ते ये सब चीज का दिमाग में आते ही है, और कितना कंपनी वालों ने हमको सपोर्ट किया है, तो ब्रेन में ये सब चलते रहता है। तो पॉजिटिव आप जितना सोच के चलोगे तो उस टाइम बाकी नेगेटिव जो आता है वो थॉट हट जाता है। कितना डिफिकल्ट होता है एवरेस्ट या किसी भी माउंटेनियर को क्लाइंबिंग करने के लिए? और यदि यंग जनरेशन कोई करना चाहता है तो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए क्लाइंबिंग के लिए? देखिए, लोग बोलते हैं कि एवरेस्ट इजी है, तो इजी तो नहीं है।
इजी बनाना आपके ऊपर है। अगर आप बहुत अपना आपको उस लेवल तक आप ट्रेन करें फिजिकली, मेंटली और आपका टेक्निकली, हाँ, अपना बॉडी को जानना बहुत जरूरी है। जी। लोग सोचते हैं कि एवरेस्ट इजी है, चल देता है, वैसे ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उन लोगों के साथ होता है जो लोग उस इसको easy माउंटेन लेके को चलते हैं। इजी लेके चलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ठीक है, एवरेस्ट जरूरी नहीं कि एवरेस्ट ही क्लाइम करे। हर एक बंदे या जो भी है, सबका अपना अपना एवरेस्ट होता है ना। उस एवरेस्ट के लिए आपको काम करना चाहिए। उसके लिए आपको अपना मेहनत, अपना ऑनेस्टी, अपना ईमानदारी से वो हार्ड वर्क करे तो आप सक्सेस होगा। डिफिकल्टी लेवल सब जगह है, चाहे माउंट एवरेस्ट में क्यों ना, आप जिस फील्ड में भी हो डिफिकल्टीज आएगा, चैलेंज आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या डिफिकल्टी आता है माउंटेन क्लाइंब करने में? मेन देखिए एक्लेमेटाइजेशन। सेकेंड चीज है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है, वो चीज आप छुपा के रखोगे, नेक्स्ट कैंप में आपको साथ कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट क्या क्या खेल खेलता है? इन्वायरमेंट कभी तो होता है ना पहाड़ी पे हाँ, जाते समय हाँ। क्या क्या खतरा आता है आपके खतरा तो इन्वायरमेंट की सबसे तरफ से? पहले, हर खतरा आपका स्टार्ट जब करते हैं तो खुम्बु आइसफॉल है सबसे ज्यादा चैलेंज, तो खुम्बु आइसफॉल में ही। अच्छा। जब आप रात सुबह आप 2-3 बजे रात को आप चलते हो, हम्म। है ना, चल के आप कैंप वन पहुंच गए, दूसरे दिन आप नीचे आ रहे हो तो वो रास्ता है ही नहीं, आपको सारा रास्ता चेंज होगा, चेंज अच्छा, हुआ रास्ता रहता है, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर है, मूवमेंट है ओके। है ना। तो कभी भी क्रावास से फट सकता है, कभी भी आपका वो क्रावास और ज्यादा खुल सकता है, ओके। तो रास्ता पूरा चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, खुम्बु आइसफॉल से जब मूव करते हैं, सामने पूरा जो एवरेस्ट का जो मेन बेस है वो सारा पहाड़ वही है, ठीक है। अच्छा। और एवरेस्ट का पूरा रॉकी फेस है, वहाँ कुछ स्नो टिकता ही नहीं है, तो स्नो से अवलांच आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अच्छा। तो जो सबसे ज्यादा रिस्क उसी पार्ट में है। तो उससे कैसे बचते हैं आप लोग? तो उसी के लिए इससे बचते हैं कि आप देख, सबसे पहले तो हम लोग जो रात को जाते हैं तो हमेशा अलर्ट रहना है कि आप देखते रहो कि आगे कुछ हो तो नहीं रहा। आवाज, एवलांच आता तो आवाज आते हैं, तो उसको आप नजर देखेगी, आवाज सुनिए, कोई आवाज तो नहीं आ रहा सामने से, या तो देख के थोड़ा देर रुक के एंड देखे सामने के क्या हो रहा है, तो सब चीज को आपको अच्छा, कुछ भी analyze- चेंजेस होने से आपको changes साउंड होने या कुछ रिएक्शन करने लगा जिससे आदमी को आइडिया हाँ मिल जाता है। मिल जाता है। जनरली जो ट्रैकिंग के लिए बेस्ट सीजन कौन सा रहता है और बेस्ट टाइम कौन सा रहता मार्च अप्रैल मई में इनका ज्यादातर आपका मई में स्टार्ट होता है क्लाइंबिंग में। है? Okay, गर्मी जैसे होता है हाँ, उसके बाद से उसके चालू बाद हो चालू जाते हो हैं जाता है, क्योंकि विंटर में भी, विंटर में करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। विंटर में? क्योंकि विंटर में देखो, मेन जो आपका गर्मी का मौसम है 40-50 डिग्री माइनस में चल जाता है। ओके, गर्मी में? तो गर्मी में, और विंटर में तो सोचो कितना जाता होगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जाता होगा। बहुत ज्यादा। तो उतना ड्रेसअप वगैरह भी पहन के आपको तो काफी हैवी हो जाता होगा। हाँ, ड्रेसअप आपको अंदर से थर्मल पहनना पड़ता है, फिर बाहर से आपका एक डाउन सूट होती है जो क्लाइंबिंग में पहनता है, समिट डे के लिए पहनता है। तो ये सेपरेट क्लोथिंग है जो आप समिट के लिए यूज करते हैं, तो सब पहन के जाना पड़ता है। उसमें भी लोगों को फ्रॉस्ट बाइट होता है बहुत ज्यादा। अगर आपको बहुत ज्यादा विंड चल रहा है, स्पीड विंड, तब तो फ्रॉस्ट बाइट होने का चांसेस तो पूरा 100% रहता है। हाँ। तो और डे में चढ़ना ज्यादा इजी होता है कि नाइट में? कौन सा टाइम प्रेफर करते हो? हमेशा नाइट में मूव करना होता है, क्योंकि आपका नाइट में क्या है, आप एक तो आप सेफ रहोगे। जैसे आप दिन में चल रहे हो, टेम्परेचर आपको हीट होने लग जाता है, एवलांचेस आने का चांसेस रहता है। अच्छा। सेकंड चीज है कि अगर नाइट में आप चलोगे, क्योंकि आपको वापस उस जगह में भी आना है, वापस कैंप में भी आना है, आपको वहीं जाके वहीं नहीं रुकना है। अच्छा, फिर है ना, रिटर्न फिर कैंप वापस में भी आना रिटर्न भी रहता है? आना है आपको, तो ये सारा चीज सोच के चलना अच्छा, पहले रास्ता बनाते हो आप लोग, फिर कैंप पे आते हो, फिर जाते हो, ऐसा नहीं, कुछ है क्या? एवरेस्ट को उसमें रास्ता बनाना नहीं पड़ता, वो रास्ता बनाने का अलग टीम है, ओके। तो वो लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। जब तो वो लोग बनाने के बाद ही अलाउ करता है कि भाई आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग कैंप 1 जा सकते हो, 2 जा सकते हो। तो जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे वो लोग अनाउंस करते हैं। ओके, तो आपके साथ में सपोर्टिव टीम भी रहते हैं जो शेरपास सपोर्ट होते करते हैं, रहते हाँ जी हैं? हाँ जी, शेरपास होते हैं, बिना शेरपा का तो शायद बहुत पॉसिबल ही नहीं हो मुश्किल रहा है। एक यदि माउंटेनियर को एक कॉस्टिंग क्या आ जाता हो रहा है एक बार ट्रेवल करने का, एक बार वहां करने का? कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 35 lakhs पिछले बार थे, अब तो अच्छा। 40 अराउंड चल गया, 41 lakhs। मतलब आप कहना चाह रहे सिंपल फैमिली वाले कोई जा नहीं पाएंगे तो फिर सिर्फ पैसा वाले ही जा पाएंगे? यही तो हम देखे, लोगों का बहुत एम रहता है, गोल रहता है कि हम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे ये भी आ जाता है मनी का, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली है। इतना तो आपको जो 40 to 45 lakhs तो आपको सिर्फ पे करना है, उसके अलावा आपको पर्सनल इक्विपमेंट आपको खुद खरीदना पड़ेगा। ओके। तो 2-3 लाख तो उसी में लग जाएगा। मैम, वरुण सर आपके हस्बैंड, जी। मैरिज भी आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, शायद लव मैरिज है आपकी?
कैसे मिल गए वरुण सर और कैसे आप लोग का बॉन्डिंग बना? वरुण द टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में जब 2018 में ज्वाइन किया था, ओके मैं भी सेम डिपार्टमेंट में हूँ। ओके तो हम लोग उसको मैं काफी एक्सरसाइज फिटनेस पे काम करते थे, तो उसको अच्छा लगा शायद मेरे को ये देख के। और वो काफी मेरे तरफ से वो काफी सपोर्टिव था मेरे लिए। कभी खुद ही आ जाता था, ये और एक्सरसाइज करो, ऐसे एक्सरसाइज करो, तो मुझे अच्छा लगा कि वो केयरिंग है। तो वहां से हमारे बातें थोड़ा चलने लगी। उनको समझ में आ गया कि जरूर सक्सेस करने वाली है, ये देश का नाम रोशन करेगी। चलिए, मैंने उस तरह से बॉन्डिंग बना जी। और अभी आप लोग का ट्यूनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। जी। चलिए, बहुत अच्छा। आगे का क्या एम है मैम? आपको ये टारगेट तो अचीव किए और आगे क्या करने का है? आगे मैं सोच रही हूँ अगर कभी स्पॉन्सर मिल जाए, कभी ऐसे चांस मिल जाए, तो सोच रही हूँ अन्नपूर्णा जो अबाउट 8000 पीक है उसको क्लाइम करने का। विदाउट ऑक्सीजन? विदाउट ट्राई करूंगी। ओके ओके, मतलब ये होप आप रखे हो कि इसको यदि कहीं से सपोर्ट मिल गया तो आप वो भी क्लाइम कर लो, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा है उसमें, तो स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, आप उस पे अभी सीनियर इंस्ट्रक्टर हो, तो कितना सपोर्ट मिल पाता है टाटा स्टील के तरफ से आपको? और सेकेंडरी है कि आप इंस्ट्रक्टर हो तो यंग जनरेशन को कैसे रेडी करते हो? तो सपोर्ट तो काफी करता है पीएसएफ, हर फील्ड में वो कोशिश करता है कि सपोर्ट देता है। जो आपका गोल आपका सोचा है, उस गोल के लिए आपको देते ही है, सपोर्ट देते ही है। बट करना आपको है, तो आप कहाँ अपने आप को पुश कर पाए। एंड ये बाकी जो हम लोग जो ट्रेन करता है, जैसे हम लोग का 3 डेज का 4 डेज का प्रोग्राम आता है जनरेशन में, वहाँ पे उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको माउंटेनियरिंग के बारे में बताते हैं, एंड लीडरशिप के बारे में बताते हैं, फिटनेस के बारे में बताते हैं। अगर ऐसा माउंटेनियर बनना है तो कोर्सेज कहाँ कहाँ करना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग उनको उनसे शेयर करते हैं। और कोर्सेज में भी बेचते ही हम लोग, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए, फिर एडवांस के लिए ज़्यादातर रूरल वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं पीएसएफ का। नदी किनारे खड़े होके नदी को देखने से कोई नदी पार नहीं हो पाता है, उसके लिए नदी में उतरना पड़ता है। आप उतरे, पार किए। यंग जनरेशन आज की डेट में उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने लाइफ को लेके काफी सीरियस नहीं होते हैं, अभी मोबाइल पे या अदर्स कहीं ना कहीं अपने गुमराह हो जा रहे हैं। आप इस एज में, आई थिंक 39 के एज में आपने क्लाइम किया है, इस एज में भी आप अभी तक इतने जोश में है, आगे भी जाना चाह रहे हो, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल के जनरेशन लोग बहुत शॉर्टकट लेना चाहते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट लोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आपको गोल है वो अचीव होगा ही नहीं। तो हमेशा आप अपना गोल पे फोकस रखिए। बाधाएं बहुत आएंगे, स्ट्रगल बहुत आएंगे, उससे आप गिव अप मत करिए, उस पर कंटिन्यू काम करिए। सक्सेस आपको कभी ना कभी लाइफ में मिल ही जाएंगे। अब मान लीजिए कि लोग 39 या 40 ईयर्स में लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो जब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन उतना ट्राई कर सकते हैं, तो आप लोग के पास तो अभी पूरा जिंदगी बचा हुआ है। बस ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने गोल पे फोकस रखिए और अचीवमेंट जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, तो ये अस्मिता दोरजी जी है, जिनसे मैंने आपको मिलवाया। 39 के एज में भी विदाउट ऑक्सीजन मास्क इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया और आज सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़े हैं। इजी नहीं था, काफी डिफिकल्ट था, लेकिन कहते हैं ना, जो डिफिकल्टी में ही कायम रह गया वो सक्सेस जरूर होगा। सोना बनने के लिए भी तपना पड़ता है, जितना तपोगे उतना निखरोगे। बस इन्होंने अपने आप को तपाया, निखरे और आज सक्सेस सभी देख रहे हैं। तो अपने को भी इसी तरह से मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही लोगों से मैं आपको निरंतर मिलवाता रहूंगा। बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।